ठीक है। तो ये एएलपी के पेपर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जितने भी एएलपी के पेपर हुए थे कब से शुरू कर दिए हमने, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा हम। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है हमको, ठीक है। तो 443 है 33 है, इससे बड़ा वर्ग क्या होता है। देखो 21 का स्क्वायर देखोगे आप तो 441 होगा, और 20 का स्क्वायर आप करोगे तो 400 होगा, और 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 होगा। 433 के नज़दीक कौन सा है ज़्यादा, न ये नज़दीक है न ये नज़दीक है, ये नज़दीक है इसके। मतलब 433 में कितना जोड़ूँ कि 441 हो जाए। तो 33 में 41 करने के लिए हमें उसके अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ दूँ तो 8 9 10 11, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे 433 में तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे कि 433 है तो 433 और 8 हो जाएगा 441। तो उस संख्या में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 आंसर होगा। 4 संख्या ABCD इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। मतलब ABCD 4 संख्याओं का औसत 16 है, मतलब 16 चौके 64 हो गया ये इनका टोटल सम, ठीक है। A और B का सम एवरेज कितना है, A और B का एवरेज है 9.5। तो 2 संख्याएं तो 2 का मल्टीप्लाई, 9 दूना 18 और 1 19 हो गया, ठीक है। C और D का एवरेज बताओ। तो A और B CD में से AB घटा दें हम तो C और D का एवरेज आ जाएगा। कितना आएगा 14 9 10 और ये 4, मतलब 5 बच गया, ये 2 हो गया तो 4 बच गया 45, ठीक है। तो CD अगर टोटल 45 है तो ये 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो तो 22.5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 का कोई हल नहीं हो तो के का मान किसका अनुसरण करेगा। कोई हल नहीं है, 3 कंडीशंस होती है, अनंत हल हो, कोई हल नहीं हो और अद्वितीय हल हो। मतलब एक समान हल ना होना, अद्वितीय, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई हल ना हो तो जो विविक्तिकर होता है D बराबर, हमने 10th में पढ़ा है, वो होता था B स्क्वायर माइनस 4AC। वो जो होगा बराबर जो D होता था उसके अंदर अगर मैं D को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये बराबर 0 है। ये तो खैर उसके जो अद्वितीय हल के कंडीशन के बराबर है, लेकिन अगर D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC जो है उसकी वैल्यू अगर छोटी हो जाएगी 0 से, ठीक है, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू छोटी हो गई 0 से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर B स्क्वायर माइनस 4AC लगा दो। यहाँ पे A कितना है 1, B कितना है K, C कितना है K, ठीक है। तो B का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C बराबर 0। तो K का स्क्वायर माइनस 4K इक्वल्स टू 0। तो K की 2 वैल्यूज निकल के आएगी यहाँ पे। K इक्वल्स टू K स्क्वायर इक्वल टू 4K आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। K से K कैंसिल हो गया तो K की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक और कंडीशंस थी, ये इसके छोटा था ना इससे, तो यहाँ पे छोटा होगा ये, ठीक है। समझना एक मिनट, K स्क्वायर तो था यहाँ पे, ये माइनस का 4K छोटा होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 4K, ठीक है। K से K कैंसिल तो K की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी 4 से, ठीक है। यहाँ बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशंस के अंदर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो K की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी 4 से, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारे आंसर का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू आई है 4, ये जो है 4, ये तो 0, देखो K जैसे 4 जो है वो K से छोटा है, लेकिन K भी 0 से छोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सही होना चाहिए जो कि 0 जो है वो छोटा होना चाहिए K से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो करेक्ट कंडीशन है हमारी, लेकिन एक और कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 0 लेस देन K। तो ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा आंसर। इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो, इसका भी वर्गमूल आप निकाल सकते हो, ठीक है।
वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती वह है। कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो सम करके देखना पड़ेगा ये तो। ए ने पार्टी ए ने 40 दक्षिण से जीती, पूर्व से 37, 35 से ये इतना, ये इनको टोटल करके देखना पड़ेगा। देखो डी ने तो कम जीती है, 1 और 7, 7 3 10, 10 और 10 20 ही जीती सिर्फ इसने, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा जीतने वाली निकालना है हमको। तो यहाँ पे इनका सम कर लो, 40 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 27, 6 प्लस 26 प्लस 76 प्लस 86, 83 प्लस 71 प्लस 4 प्लस 21, इन तीनों को जोड़ लेना, जो सबसे ज़्यादा आ जाए उसको आंसर मार देना, ऑप्शन बी सी जो भी। एक वस्तु का एमआरपी कितना है? अंकित मूल्य है 170 रुपीज़, उसका सेलिंग प्राइस है 130 रुपीज़, मतलब 170 रुपये लिखे हुए थे लेकिन 130 में बेचा, इसका मतलब 40 रुपये की छूट दी 170 रुपये पे। तो 100% कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दो, 100 में 400, देखो ये 400 हो गया ना, 400 में 17 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपका। 60 का 15% कितना होता है? 15 छंग 90, 9 बच गया, तो 9 के 45% के बराबर है। तो 9 के 45% कितना होगा? तो 9 का 45% आप निकाल लीजिए, 5 9 45, 5 दूना 10। 1 मिनट, क्या कह रहा है ये? 60 का 15% किसके 45% के बराबर है? अच्छा सॉरी, 60 का 15% जो कि 9 हो गया, तो 60 का 15% बराबर किसके? तो मान लो x के 45% के बराबर होगा। तो 15% तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 15 तिया 45 और 3 से कटेगा ये 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जेम्स और राधा के बीच में 87 रुपीज़ बांटना है 1:2 में, तो टोटल पैसा कितना हो गया? 3 रुपये। तो 3 रुपये है 87 की वैल्यू, तो 1 रुपया हो गया 26, 3 8 7 15 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 9 27, 29 रुपये। तो राधा को कितने मिलेंगे? 2 रुपये। तो 29 दूना कितना हो गया? 58 रुपये। राधा को मिल गए 58 रुपये। उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ये दिए हुए हों। बड़ा सिंपल है, देखो ये त्रिभुज है हमारा, हमने ये इसमें क्या नाम इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैंने पढ़ाया ये, ठीक है। 3 वर्टिसेज है, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 4, ठीक है। बी के दिए हुए हैं -3, -1 और इसके दिए हुए हैं 5 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा फार्मूला होता है इसका 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 और इसका मोड x2 x1 2 है, x1 y1 4 है, x2 -3 है, y2 -1 है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे है, आप इसको रख के सोल्व कर लेना, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। और हाँ एक चीज़ और, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 डंडे खींचे मैंने, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इस डंडे को कहते हैं अपन मोड, और मोड के अंदर चाहे नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे माइनस का 50 लिखा हो ना मोड के अंदर, तो भी उसको 50 ही लिखते हैं और डंडे हटा देना, ठीक है। ये माइनस वाली संख्या प्लस बन जाती है, तो ये ध्यान रखना, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता। आपका खेत, आपका घर, आपका जो भी बिजनेस जहाँ पे आप करते होंगे, दुकान होगी किसी की, तो वो जो है वो नेगेटिव थोड़ी होता है किसी चीज़ का एरिया, ठीक है। कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो? देखो बड़े सारे लोग तो देख कर ही डर जाएंगे कि जब इस तरह का सवाल देते हो और अर्धवार्षिक पूछ ले। देखो करने का तरीका होना चाहिए। वैसे तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कई टीचर पढ़ाते होंगे, ठीक है, वो क्या पढ़ाते होंगे, हर सवाल को करने का अलग तरीका है ना। फिर आप कमेंट्स करते हैं, मेरे वीडियो पे भी कमेंट्स आती है कि सर आप हर सवाल को एक ही तरीके से करा सकते हो, लेकिन अलग अलग क्यों कराते हो? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस सवाल को पूरा शुरू से जाऊँगा ना तो बड़ा टाइम लगने वाला है मेरे को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज़ करूँगा कि अर्धवार्षिक दर है, समझना, अर्धवार्षिक दर है, इसका मतलब मतलब अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली मतलब, या फिर 6 माही कह सकते हैं इसको हम, कि 6 माही गणना करना है,
है ना, अर्धवार्षिक मतलब साल का आधा, 6 माही। तो 6 माही गणना में क्या होता है, दर जो है वो आपकी आधी हो जाती है। तो दर कितनी हो जाएगी, 8 की आधी 4%। और समय जो भी है वो कितना हो जाएगा, पहले मान लो समय तो पूछा है हमें, तो समय जो भी होगा उसका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, समय दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। 4400 रुपये। तो एक काम करो, यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन लिख लो, यहाँ पे मिश्रधन लिख लो, मूलधन मिश्रधन। यहाँ पे है 4400 रुपये, यहाँ पे अमाउंट है 4576, ये मूलधन इतना हो गया। तो यहाँ पे तो देखो 2 से काटने जाऊँगा तो बड़ा समय लगेगा मेरे को। यहाँ पे 44 है, इसका मतलब 11 से कटता होगा ये। तो 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 44 गुना 100 लिख सकता हूँ, 4400 हो जाएगा। तो इसको 4 से काटता हूँ तो 11 से, सॉरी, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 1 बच गया, 11 एकम 11, 6 बच गया, 11 छक 66, बिल्कुल कट गया। ठीक है, क्यों, कैसे कट गया, मैंने कैसे देखा, मैंने यहाँ देखा 6 और 5 11, 7 और 4 11, 11 में से 11 गया तो कितना, 0 बचा, इसका मतलब कट जाएगा ये 11 से। अब यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 16 है जो कि 4 से कटता है, तो 4 से फिर उड़ा दो इसको, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, ये तो कट ही गया पूरा, है ना। अब यहाँ 100 बचा, यहाँ 104 बचा, यहाँ पे अब 4 है तो 4 से फिर कटेगा ये, तो ये कटेगा 25 चौके 100, और ये कटेगा 4 से कितनी बार, 4 दूना 8, 4 छंग 24, 25 26, तो ये रेशो आ गया 25 से 26। ठीक है, मतलब मूलधन 25 रुपये था, मिश्रधन हो गया आपका 26 रुपये। तो कोई चीज़ 25 से 26 हो गई, ये मैं वार्षिक निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी मैंने अर्धवार्षिक ब्याज की दर, 6 माही गणना कोई यूज़ नहीं किया है, मैंने तो सवाल को भी इतना ही पढ़ा है सिर्फ। ठीक है, मैंने सवाल को सिर्फ इतना ही पढ़ा है, मुझे 8% दर है ये भी नहीं मालूम है अभी। ठीक है, तो कोई चीज़ 25 से 26 हो गई, 1 रुपये का ब्याज दिया, कितने पे, 25 रुपये के मूलधन पे, तो 100 रुपये कितना होगा, 25 चौके 100, मतलब ये का मतलब ये आ गया कि 4% जो है वो वार्षिक दर होगी तब। ठीक है, 4% वार्षिक दर होगी तब। ठीक है, लेकिन ये तो 25 से 26 हो गया, कितने, एक ही साल में हो गया 4% की दर से। ठीक है, इसका मतलब समझना कि 4% की दर जो है आपकी वो 1 साल की है, 1 साल की नहीं, यहां पे सवाल अर्धवार्षिक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि 1 बार की है। ठीक है, तो 6 माही गणना हो रही है, तो 1 बार की दर 4%, तो दूसरी बार की दर कितनी हो गई, 8%। ठीक है, समझ में आ गया। 1 बार मतलब कितना हो गया, 6 माह, और दूसरी बार भी कितना हो गया, 6 माह। ठीक है, तो 2 साल की कंप्लीट वार्षिक दर कितनी हो गई, 4 और 4 8, दूसरे 6 महीने की भी 4 होगी, तो 2 बार की टोटल दर कितनी हो गई, 8%, और 1 बार की 4, तो 1 बार की 4, फिर 1 बार की 4, तो 4 और 4 8, 8% वार्षिक दर निकालना थी, और हमें कितने 6 माही का यूज करना पड़ा, 1 6 माही, 2 6 माही। ठीक है, तो 2 6 माही का यूज करना पड़ा। लेकिन अगर हमें अर्धवार्षिक गणना करना है, तो अर्धवार्षिक मतलब सिर्फ 6 महीने की गणना करना है, तो फिर हम इतना ही सोल्व करेंगे, मतलब 4% की दर से 6 माह में। तो 6 माह यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। दर आधी हो जाएगी, तो आधी दर कब थी, यहाँ पे 4% दर कब थी, 6 महीने में, और यहाँ पे 8% दर कब होगी, 1 साल में, मतलब 6 माह प्लस 6 माह, समझ में आ गया ना। तो 6 माही दर कब थी, 4% पे। ठीक है, X94 प्रश्न में प्रश्न के होगा, में नहीं होगा। X94 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के 4 अंक दिए और गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो X द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। गलत उत्तरों की संख्या पूछिए। मान लो, देखो उसने 94 प्रश्न के उत्तर दिए हैं टोटल। ठीक है, तो एक मान लिया कि मैंने गलत उत्तर कितने दिए उसने, तो मान लिया मैंने कि गलत X दिए। ठीक है, तो सही उत्तर कितने दिए, अब बचे कितने, 94 में से X अगर गलत दे दिए तो बचे कितने, 94 माइनस X बचे, जो कि सही दिए होंगे। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि यदि सही उत्तर देंगे तो 4 अंक मिलेंगे। तो सही कितने दिए उसने, 94 माइनस X, और इतने प्रश्न सही दिए उसने, इनका उसको हर एक का 4 4 4 4 मिला। ठीक है, और प्रत्येक गलत का मतलब X का 1 अंक काट लिया जाता है, तो 1 अंक, इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, टोटल अंक इसके काटने पिटने के बाद कितने मिले उसको, 141 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 94 माइनस इंटू 4। ठीक है, तो X का मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो X का 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 4 चौके 16 की 6, 1 बचा, 4 नाम 36, 1 37, 376 माइनस का 4X माइनस का X इक्वल्स टू 141।
तो 141 को इधर ले आओ, तो 376 माइनस 141 इक्वल्स टू ये माइनस 4x माइनस x मतलब माइनस का 5x, इधर जाएगा तो प्लस का 5x, और 5 आ जाएगा इसके बटे में। 6 में से 1 गया तो बचा कितना 5, 7 में से 4 गया बचा 3, 3 में से 1 गया बचा 2 बटे में 5 इक्वल्स टू x। तो 5 चौके 20, 3 बचा, 5 सतो 35, 47 जो है उसने वो x की वैल्यू आ गई, मतलब गलत उत्तर दिए 47। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से करना है, या आप यूज टू एलिगेशन भी कर सकते हो, एलिगेशन का भी आप यूज कर सकते हैं, एलिगेशन से भी हो सकता है। साइन 30 डिग्री प्लस 1 प्लस कोस 30 डिग्री। देखो ये सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन गलत है। ठीक है, सवाल गलत दिया हुआ है। ये गलत क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे तो कोस साइन 30 डिग्री दिया है, कोस 30 डिग्री दिया है यहाँ, लेकिन यहाँ कोस थीटा दे दिया है, तो इस सवाल को हल करना असंभव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी तो वैल्यूज रख देंगे, लेकिन कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, है ना। और कुछ प्रूव करने को दिया भी नहीं है कि अपने मन से मर्जी में कोई जो भी मन हो मान लो। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है जो कि एंगल देना था, या तो 30 डिग्री देना था, या 60 या 90 या 45, जो भी वैल्यूज होती है उसके बुक के अंदर गलत होगा। ठीक है, लेकिन उसने बुक के अंदर भी यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी होगी सॉल्यूशन में, आप देख लेना जो भी वैल्यूज यहाँ पे उसने रखी हो। मेरे पास अभी फिलहाल बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने पढ़ने के लिए ले ली है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स मांगते रहते हैं, ठीक है, बुक्स कि सर बुक दे दीजिए, बुक दे दीजिए। तो मेरे पास तो वैसे ही काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमने एक बार सेट कर लिए होते हैं, तो फिर टाइम बचता है हमारा, तो क्या करें हम इसको। ठीक है देखो, P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को, P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को, मतलब P जो है वो एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, और P से बड़ा n, ठीक है, को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। n को दो संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है तो P की वैल्यू क्या होगी? अगर P छोटा पूर्णांक है और P से बड़ा कोई भी एक पूर्णांक ले लो, जैसे कि मान लिया मैंने, देखो एक काम करो, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि P n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर एक P नंबर है और यहां पर एक n नंबर है। ठीक है, P को मैं कैसे लिख सकता हूं समझना, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक काम करो, यहां पर वो बोल रहा है कि P सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। P से बड़ा हर एक नंबर जिसको n, पहले तो मैं खुद ही समझ लूँ इसको, उसके बाद ही आपको ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि आपको भी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग रही होगी कि P सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या मीन्स क्या होता है, समझ गए आप ठीक है, अब समझना, इसको हम ऑप्शन से करते हैं मैन्युअली। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं ऑप्शन ले लूँ 11, ठीक है, तो दो P छोटा पूर्णांक है, ठीक है, P क्या है, छोटा पूर्णांक है, और P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जितने भी होंगे P से बड़े, उसको n, मतलब जो भी नंबर होगी n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। n को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर P को ऑप्शन से लेता हूं मैं, ठीक है, 11 मानता हूं अगर P की वैल्यू, ठीक है, तो मैं 11 को क्या लिख सकता हूं, मतलब 1,10, 10 और 1 हो जाएगा ना 11। फिर दूसरा लिख सकता हूं मैं 2, इधर 2 हो गया तो ये इधर होगा 9, फिर इधर 3 हो गया तो ये सॉरी 8, इधर हो गया 4 और ये 7, इधर हो गया 5 और 6 11, इधर 6 और 7 नहीं 6 और 5 11, फिर यहाँ से रिपीट होने लग जाएगा। मतलब देखो इन ये क्या है, दो भाज्य संख्याएं हैं, 5, 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8। ये एक्चुअली देखा जाए ना तो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ा है, मतलब कंपोजिट नंबर का पेयर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का पेयर है और इनको दो संख्याओं के भाज्य के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो सॉरी, ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट नंबर। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर 11 ही मैक्सिमम दिया हुआ है ना, इससे छोटा तो 10 को आप इतना नहीं लिख पाएंगे। ठीक है,
लेकिन 11 ही सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि p से बड़े प्रत्येक पूर्णांक निकालना है, तो सबसे बड़ा तो 11 ही है। अगर 11 से बड़ा कोई और होता तो हम उसको लिख सकते थे ऐसा, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 संख्या के रूप में, आप नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है, इसीलिए 11 हो जाएगा आपका मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर p, ठीक है। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, तो ये पाइप है जो 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव करने में इतना समय लग जाता है। देखो रिसाव करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 दूना 6 और 2 8/3। एक लीकेज है जो उसको 8/3 घंटे में खाली कर देता है। टंकी के पानी को रिसाव करने में क्या है ये, टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खोलता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खोलता है। एक तो ये पटना की लैंग्वेज समझ में नहीं आती हमें, इंग्लिश में होता तो समझ में आ जाता। टंकी के पानी को रिसाव या टंकी के पानी का रिसाव कितने समय में खोलता है। खोलता क्या होता है ये, खोलता, चलो देखते हैं इसको। ये बोल रहा है एक जगह से रिसाव को भरने में, अच्छा रिसाव को भरने में इतना टाइम लग रहा है, सॉरी गलत समझ गया मैं। देखो ये पाइप 2 घंटे में भरता है इसको, एक लीकेज है, और ये जब पाइप और लीकेज, देखो पाइप जगह से रिसाव जो है उसको भर रहा है तो इतना समय लग जाता है। मतलब पाइप चालू है भरने वाला, लेकिन खाली करने वाला भी चालू है, तो उसको कितना लग रहा है, 3 दूना 6 तो 8/3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 8/3 घंटे। 2 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8 आपका टोटल, तो 2 चौके 8 यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना, क्योंकि 3 से 3 कटेगा तभी 8 आएगा। तो 4 में से कितना जाए कि 3 आए, तो 1 आए, ठीक है। इसका मतलब 1 में कितने का गुणा करें कि 8 आए, तो 8 घंटे लगेंगे खाली करने में। तो ये बोला टंकी के पानी को का रिसाव को कितने समय में खोलता है, मतलब ये रिसाव कितनी देर में खाली होगा, ये खोलता नहीं होगा मेरे हिसाब से। कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा मैं इसकी, लेकिन हाँ अगर उस हिसाब से चलें कि टंकी का पानी कितनी देर में खोलता या खाली हो जाएगा, तो वो 8 घंटे हो सकता है इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और चीज निकली तो आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कर सकते हैं। 16 पुरुष 8 दिन में 12 घंटे कार्य करके कोई कार्य कर सकते हैं। तो इसी कार्य के 3 गुने कार्य को, तो इसी कार्य के 3 गुने कार्य को एक अन्य कार्य को 24 दिनों में 8 घंटे के हिसाब से कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखो 12 दूना 24, 8 से 8 कट गया, 2 8 16, 8 तिया 24 पुरुष। हल करें, हल कर सकते हो, बड़ा सिंपल प्रश्न है। मैं थोड़े मजेदार प्रश्न लेता हूं, ये जरा से आप कर सकते हो बेसिक से, ठीक है। करते हैं। 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को इतने घंटे में भरते हैं और सी उसे इतने देर में खाली करता है। तो ए बी और सी खाली करने वाला है, ये इसको 18 घंटे में भरता है, ये इसको 27 घंटे में भरता है और ये इसको 45 घंटे में खाली कर देता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो, मतलब कोई और पाइप नहीं चल रहा और सिर्फ अकेला काम करे सी, तो उसको 45 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, ध्यान रखना ए और सी को चालू किया गया शुरू में। तो पहले तो 18 और इसका एलसीएम ले लो, तो 45 दूना 90, 90 से 18 तो कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 90 का एक और मल्टीपल 18, 180, तो 180 से 18 कटेगा, 45 कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 180 का 9 तिया 27, 270 ले लो, 270 180 से 9 दूना 18, 9 तिया 27, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। मतलब 270 एलसीएम आ गया आपका, ठीक है। तो 270 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ए में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ए में 18 है, तो 18 में 18 का आधा 9, तो 9 तिया 27, मतलब 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। 27 में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 दूना 90, तो 90 2 तिया 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका खाली करने वाला। अब ये बोल रहा है कि शुरू में ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया। चलो यहां पे चलाते हैं हम इसको, ठीक है। ए और सी ने चालू किया, कुछ देर बाद यहां पे किसको बंद कर दिया, ए को, ठीक है। और ए को बंद कर दिया और पाइप बी को चालू कर दिया, मतलब अब बी के साथ सी चलेगा, क्योंकि सी को तो बंद नहीं किया ना, सी तो चालू ही है।
और इस पूरी प्रक्रिया में 55 घंटे लगते। तो पहले ए और सी ने कुछ देर काम किया और टोटल टाइम उसको लगा 55 घंटे का। ध्यान रखना, बड़ा सरल सा प्रश्न है। तो चलो ए और सी चले कितनी देर, मान लो टोटल टाइम है 55 घंटे। यहां से लगा करके यहां तक उसको लग गए 55 घंटे। इसका मतलब मान लो ए और सी कितनी देर चले, तो मान लो ये x देर चले होंगे, तो बी और सी कितनी देर चले होंगे फिर 55 माइनस x देर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न। ए और सी x घंटे चले, तो ए और सी 15 माइनस 6 मतलब कितना बचा 9, तो 9 चला x मिनट, है ना, फिर प्लस। अब बी और सी चल रहे हैं, तो बी और सी 10 माइनस 6 मतलब 4, तो 4 चला 55 माइनस x घंटे। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कितना लीटर पानी डाला 270। ठीक है, तो यहाँ पे 9x है ये, प्लस 55 दूना 110, 110 दूना 220 माइनस का 4x बराबर 270। 9x माइनस 4x मतलब कितना बचा 5x। 220 जाएगा इधर, 220 और 50 70 होता है, तो 5x बराबर आ गया 50, तो x बराबर आ गया 10। ठीक है, तो पाइप बी को कितने घंटे चलाया, पाइप बी यहां से कितने घंटे चला 55 माइनस एक्स मतलब 55 माइनस 10 दैट इज 45, मतलब बी जो है वो 55 माइनस 10 मतलब 45 घंटे तक चला सिर्फ। ठीक है, 3/2 प्राप्त करना है, तो 2/3 में कितना जोड़ें कि 3/2 प्राप्त आ जाए। बड़ा सिंपल है, 2/3 को घटा दो आप इसमें से, इसको उठा के इधर ले आओ। 3 तिया 9 माइनस 4 कितना बच गया 5/3 दूना 6, ऑप्शन बी। यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर डी का मान क्या होगा। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर एबीसीडी, जैसे कि एक वृत्त है उसके अंदर अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आमने सामने कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, मेरे को एक बात बताओ। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर मान लो ये एंगल जो भी होगा और ये एंगल जो भी होगा, इनका दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्यों ना मैं इसको बराबर मान लूँ, मान लो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और मैं जानता हूँ एंगल ए एंगल बी और एंगल डी भी 180 होता है, तो ये भी 90-90 क्यों ना मान लूँ मैं, और चारों एंगल का सम 360 होगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360, तो a प्लस सी बराबर 180, b प्लस डी बराबर 180। फिर आप वहां से माइनस करके इक्वेशंस बना करके वैल्यूज निकालेंगे तो आंसर यही आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आंसर इसका 0 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोस दिया हुआ है और कोस a की जगह अगर मैं 90 रख दूं तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। 0 माइनस कोस स्क्वायर बी वो भी 0, माइनस कोस स्क्वायर सी वो भी 0, फिर प्लस कोस स्क्वायर डी 0। तो 0 प्लस माइनस 0 मतलब 0 ही आंसर आना है इसका। ठीक है, विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या। पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो पार्टी बी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है उत्तर में। ठीक है, उत्तर आंसर हो गया। 86 सीटें जीती ना, देखो देखने से ही पता चल रहा है, इसमें क्या सोल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, ये डेटा माध्यम माध्यिका ये फिर एक अगली वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को आप करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना ही है। ठीक है, और मैं कल और कराऊंगा इसको। ठीक है, लेकिन आपको आता है कि नहीं, ये माध्यिका माध्य बहुलक समझ में आया कि नहीं आया कुछ भी आपको अभी तक? ठीक है, जितना आता है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।